नमस्कार। इस वीडियो में हम परिचित होंगे फलन की अवधारणा से। फलन यानी फंक्शन। हम लोग परिचित हैं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन से। दो समुच्चय ए 1 2 3 और बी ए बी हो तो इनका कार्तीय गुणन हम परिभाषित कर चुके हैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, जहाँ पहला एलिमेंट समुच्चय ए से हमें प्राप्त होता है और दूसरा एलिमेंट समुच्चय बी से प्राप्त होता है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन, और हम लोग रिलेशन भी पढ़ चुके हैं। रिलेशन का अर्थ होता है कि एक रस बी का कोई भी उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में ए बी सी डी समुच्चय ए के अवयव हैं और 1 2 3 4 5 समुच्चय बी के अवयव हैं। एक रस बी में हमें अवयवों की संख्या मिल रही है करीब 20, एग्जैक्टली 20, क्योंकि इधर 4 अवयव हैं और इधर 5 अवयव हैं। तो कुल अवयवों की संख्या हो जाएगी 4 गुणित 5 अर्थात 20। और इनमें से यदि हमने कुछ अवयव सिलेक्ट किए A2, B1, B2, तो ये जो समुच्चय कहला रहा है ये संबंध कहला रहा है। अब जो फलन होता है वो भी एक संबंध होता है, लेकिन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। तो किस प्रकार का संबंध होता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। संबंध में इस तरह की कोई शर्त नहीं होती, कोई भी उपसमुच्चय संबंध हो सकता है, लेकिन फलन में ये शर्त है कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। आइए इसको देखते हैं हम। ये समुच्चय ए हमें दिखाई दे रहा है और ये समुच्चय बी। तो हम देख सकते हैं समुच्चय ए का यह अवयव 1 से संबंधित है, समुच्चय बी का भी केवल 1 से संबंधित है, सी का भी केवल एक ही अवयव 2 से संबंधित है, और डी एलिमेंट जो समुच्चय ए का अवयव है वो भी केवल 2 से ही संबंधित है। तो इस तरह से समुच्चय ए के सभी अवयव अद्वितीय अवयवों से संबंधित है, और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है। हर अवयव की इमेज हमें समुच्चय बी में प्राप्त हो रही है। इसलिए ये जो समुच्चय है आप देख सकते हैं A1, B1, C2, D2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें से ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है और कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूट नहीं रहा है, इसलिए ये फलन है। अब हम कुछ देखें उदाहरण कि क्या ये संबंध फलन है, क्या निम्न संबंध फलन है। देखें तो A 1 से संबंधित है, B 1 से संबंधित है, C 3 से संबंधित है। तो ये फलन है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि D के लिए कोई भी अवयव यहाँ पर हमें प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए हम देख सकते हैं कि फलन नहीं है, क्योंकि D जो A का अवयव है उसके लिए B में कोई भी अवयव नहीं है जिससे D संबंधित हो। अगला उदाहरण देखें। क्या यह दिया हुआ संबंध एक फलन है? ए संबंधित है 1 से और ए संबंधित है 2 से भी, बी संबंधित है 3 से, सी संबंधित 3 से और डी संबंधित है 5 से। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ए अद्वितीय रूप से अवयव से संबंधित नहीं है, क्योंकि ए की इमेज 1 भी है और ए की इमेज 2 भी है। तो यदि इसको हम इस तरह से लिखें तो हम देख रहे हैं A1, A2, B3, C3, D3। अब यहाँ पर ए 2 बार आ रहा है, यानी जो x कंपोनेंट है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये दिया हुआ रिलेशन फंक्शन नहीं है, फलन नहीं है, क्योंकि A बिलोंग्स टू A अद्वितीय अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसको पहचानना आसान है। यदि x कंपोनेंट रिपीट हो रहा हो उस रिलेशन में तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, अर्थात ये दिया हुआ संबंध फलन नहीं है। अब इसको देखें हम कि क्या ये संबंध फलन है। तो A 1 से संबंधित है, B 1 से संबंधित है, C 2 से संबंधित है, और हम देख सकते हैं कि ये संबंध एक फलन है, क्योंकि यहाँ का कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है और अद्वितीय अवयव से ये संबंधित हैं, इसलिए ये F A से B में एक फलन है।
अब उदाहरण देख सकते हैं हम। ये समुच्चय n से n में, n का अर्थ है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और जिस नियम से ये परिभाषित है वो है f(x = 2x), यानी x के हर अवयव के लिए जो प्राकृत संख्या है। तो हम जानते हैं प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 इस रूप में होती है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 संबंधित है 2 से, 2 संबंधित है 4 से, 3 संबंधित है 6 से। अब इस समुच्चय में ही हम देख सकते हैं प्रांत और परिसर। तो प्रांत का अर्थ ये होगा कि वो एलिमेंट्स जो x वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ पर x वैल्यू ले सकता है 1 2 3 4 5 6। तो समुच्चय n बन गया है प्रांत या डोमेन। और रेंज में देखें हम कि इन एलिमेंट्स की जो इमेजेस मिल रही है वो क्या मिल रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर समुच्चय 2 4 6 यानी सम संख्याओं का जो समुच्चय है वो इसका परिसर है, यानी रेंज है। और इसका जो कोडोमेन है वो पूरा समुच्चय है, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 6। ये सारे अवयव कोडोमेन है। रेंज 2 4 6 8 10 सम संख्याएं, और कोडोमेन डोमेन 1 2 3 4 5 पूरा समुच्चय डोमेन है। तो आइए बाकी ये प्रश्न हम पुस्तक से देखते हैं। यहाँ उदाहरण में हम 3 रिलेशंस को देख रहे हैं और हमें बताना है कि यह फलन है अथवा नहीं। पहला रिलेशन दिया हुआ है 2 1 3 1 4 2। आइए देखते हैं। पहला फलन 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है। यानी यदि हम यहाँ पर देखें तो हर अवयव की अद्वितीय इमेज हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए यह फलन है। यहाँ पर देखें हम 2 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 4 है। तो यहाँ देख रहे हैं हम 2 की अद्वितीय इमेज नहीं प्राप्त हो रही है, यानी जो x कंपोनेंट है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। यानी 2 की इमेज 2 भी है और 2 की इमेज 4 भी है, यानी 2 की इमेज अद्वितीय नहीं है, इसलिए ये संबंध फलन नहीं है। अगला उदाहरण देखें। 1 2 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 7। तो हम देख सकते हैं कि इसमें हर अवयव की अद्वितीय इमेज है, इसलिए ये संबंध फलन है। अब उदाहरण में हम प्रांत और परिसर ज्ञात करें। जैसे कि उदाहरण में n एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और फलन n से n में है, और फलन को इस नियम के द्वारा दिया गया है f(x = 2x + 1)। ये n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अब x के जो मान लेंगे हम वो प्राकृत संख्याएं लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, और f(x) का मान हमें जो प्राप्त होगा वो इस नियम के द्वारा होगा। तो जब हम x का मान 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1 तो हमें 3 प्राप्त होगा। इसी तरह से इसमें x = 2 रखेंगे तो 2 × 2 + 1 यानी 5 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम इस टेबल को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो हम प्राप्त कर रहे हैं ये 1 2 3 4 5 7 ये जो समुच्चय लिखा है ये है इसका डोमेन या प्रांत, और ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं 3 5 7 9 11 ये इसका परिसर है। अब कुछ फलन देखें हम जिनको कि हम विशेष नाम से जानते हैं तत्समक फलन। तत्समक फलन यदि f(x = x) हो तो हम उसको कहते हैं तत्समक फलन। अचर फलन यानी f(x) बराबर यदि कांस्टेंट के बराबर हो, जैसे मान लीजिए f(x) = 3 दिया हो, तो हम देखेंगे कि इसकी जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा के रूप में रहेगा, तो ये अचर फलन कहलाता है। बहुपद फलन यदि f(x) किसी बहुपद के रूप में हो, जैसे x³ - x² + 2, तो ये बहुपद के रूप में है, इसलिए इसको हम
बहुपद फलन कहेंगे। यहाँ पर f(x) = x² दिया है और इन मानों के लिए हमें इस सारणी को पूरा करना है। तो इस सूत्र में मान रखेंगे हम, x के स्थान पर -4 रखा तो -4 का वर्ग यानी 16, -3 का वर्ग 9। इस तरह से हम पूरी सारणी को पूरा कर लेंगे और ये जो समुच्चय हमें प्राप्त होंगे यहाँ पर रिक्त स्थान में, ये बनाएगा परिसर या रेंज। और ये जो ऊपर हमें एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये हैं प्रांत या डोमेन। और यदि इसको हम ग्राफ खींचेंगे, हम जानते हैं ये परवलय का ग्राफ है। परिमेय फलन, यदि कोई फलन f(x)/gx के रूप में हो तो इस तरह के फलन को हम कहते हैं परिमेय फलन। मापांक फलन, कोई फलन f(x) = mod x के रूप में परिभाषित हो तो इसका मान हम धनात्मक mod x फलन हर मान को धनात्मक कर देता है। तो यदि x का मान धनात्मक है तो धनात्मक ही रहेगा, लेकिन यदि ऋणात्मक है तो उसके आगे ऋण चिन्ह लगने से वो धनात्मक हो जाता है। तो इस तरह से मापांक फंक्शन को हमने परिभाषित किया है और इसका जो ग्राफ होता है वो इस रूप में हमें प्राप्त होता है। अगला फलन है सिग्नम फलन फंक्शन। यदि x का मान धनात्मक हो तो इसका मान 1 लेते हैं, x का मान 0 हो तो इसका मान 0 और x का मान ऋणात्मक हो तो इसका मान -1, यानी इसके केवल 3 ही मान संभव है। इसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन, ये फलन इस तरह से परिभाषित होता है कि यदि x का मान -1 और 0 के बीच में हो तो इस फंक्शन का मान हम -1 लेंगे। यदि 0 और 1 के बीच में हो इसका मान हम 0 लेते हैं और 1 और 2 के बीच में हो इसका मान 1 लेते हैं। 2 और 3 के बीच में हो तो इसका मान 2 लेते हैं। तो इस तरह से इसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी जो भी अधिकतम मान हमें, जो भी कोई वास्तविक संख्या हो जिसका मान जो एक दिए हुए इंटीजर से बड़ी हो, उसका मान हम इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न हमारे सामने है, कौन से दिए हुए संबंधों में से कौन सा फलन है और कारण का उल्लेख करना है, और यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी ज्ञात करना है। पहला प्रश्न देखें हम, हमें दिया हुआ है 2 1 5 1 8 1, अर्थात हर एलिमेंट 1 से संबंधित है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये फलन है, क्योंकि इधर के हर अवयव की अद्वितीय इमेज हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है। और इसका प्रांत हो जाएगा ये समुच्चय और परिसर हो जाएगा ये समुच्चय, जिसमें केवल एक ही अवयव है। अगला उदाहरण दिया हुआ है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो सबसे पहले तो हमने इसको वेन डायग्राम में देख लिया और हम देख रहे हैं कि हर अवयव की अद्वितीय इमेज मिल रही है, यानी कोई भी दो इधर के घटक समान नहीं है और ये एक फलन है, इसलिए इधर का जो पूरा समुच्चय है वो डोमेन और इधर का पूरा समुच्चय रेंज होगा। तो ये डोमेन में आ जाएगा, डोमेन यानी प्रांत में आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14, और रेंज में आ जाएंगे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7। अगला प्रश्न है जिसमें संबंध दिया है 1 3 1 5 2 5। अब हमें यहाँ देखना है कि ये संबंध फलन है या नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं संबंध एलिमेंट 1 3 से भी संबंधित है और 5 से भी संबंधित है, यानी
अद्वितीय रूप से संबंधित नहीं है, इसलिए यह फलन नहीं है। अगला प्रश्न है जिसमें हमें वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। अब हमें स्पष्ट हो गया है कि प्रांत का अर्थ होता है वो एलिमेंट्स जिनका मान कोई फलन f(x) में x ले सकता है और f(x) के मान को हम परिसर कहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं x सभी वास्तविक मान ले सकता है, इसलिए प्रांत हो जाएगा सभी वास्तविक संख्याएं या सभी बिंदुओं का समुच्चय जहाँ फलन परिभाषित है, और परिसर में फलन के सभी मानों का। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि x का मान 0 ले सकते हैं और x का मान जो भी रखेंगे हमें ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, यानी r- और उसमें 0 को सम्मिलित कर लिया है। अगला उदाहरण है f(x) बराबर √9 - x²। अब ये फलन परिभाषित तभी होगा जब ये 9 - x² का मान धनात्मक हो, यानी 9 - x² धनात्मक होना चाहिए। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x² - 9 ऋणात्मक होना चाहिए, या x² - 9 का मान 9 से कम होना चाहिए, या x का मान -3 और +3 के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब x का मान -3 और +3 के बीच में है, यानी ये जो इंटरवल है ये डोमेन हो गया, यानी प्रांत हो गया। तो इसका प्रांत हो गया -3 से +3 के बीच का इंटरवल, अंतराल। और परिसर के लिए देखें यदि हम इस अंतराल में मान रखते हैं तो हम देखेंगे कि ये मान हमें जो प्राप्त होंगे वो धनात्मक होंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि y² धनात्मक है, यानी y का मान 0 से बड़ा होगा। तो इसका अंतराल हो जाएगा यहाँ स्पष्ट है x का मान 3 से +3 के बीच में रखने पर हमें जो f(x) का मान प्राप्त होगा वो 0 से 3 के बीच में प्राप्त होगा। जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये हमें 9 प्राप्त होगा, यानी 3, और जब x बराबर -3 या +3 रखेंगे तो 0। तो इस तरह से जो भी मान हमें प्राप्त होंगे f(x) के वो 0 और 3 के बीच में प्राप्त होंगे। तो ये 0 से 3 तक का जो अंतराल है ये रेंज हो जाएगा या परिसर हो जाएगा, और -3 से +3 के बीच का जो अंतराल है ये डोमेन या प्रांत होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक फलन f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना। तो x का मान जब हम 0 रखेंगे तो f(0) का मान हमें प्राप्त होगा, x का मान 7 रखेंगे तो f(7) का मान प्राप्त होगा, और x बराबर -3 रखेंगे तो f(-3) का मान प्राप्त होगा। ठीक इसी ढंग से प्रश्न क्रमांक 4 है, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। तो TC बराबर 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब जब यहाँ पे C का मान 0 रखेंगे तो T0 का मान प्राप्त होगा, जब C का मान 28 रखेंगे तो T28 का मान प्राप्त होगा। इस तरह से सारे प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। f(x) बराबर 2 - 3x। तो अब हम यहाँ पर परिसर ज्ञात करने के लिए हम f(x) के स्थान पर y रखेंगे, तो और उसके बाद में फलन को x = fy के रूप में बदल देंगे। आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर हमें दिया हुआ है f(x) = 2 - 3x। तो हमने y बराबर 2 - 3x, इससे y का मान हो जाएगा 2 - 3x, या 3x बराबर 2 - y, और उससे x का मान हमने प्राप्त कर लिया 2 - y/3। अब हमें दिया हुआ है x का मान
धनात्मक है, तो x के स्थान पर हमने 2 - y/3 बड़ा है 0 से, और इसका मतलब ये हुआ कि 2 - y बड़ा है 0 से, और इसका मतलब ये हुआ 2 बड़ा है y से या y छोटा है 2 से। तो y छोटा है 2 से, इसका मतलब कि इसका जो प्रांत होगा, परिसर होगा, वो 2 से छोटा होगा, और कितना भी छोटा हो सकता है, तो -∞ से 2 तक, ये इसका परिसर आ गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखें हम। f(x = x² + 2), x एक वास्तविक संख्या है, तो हमने y बराबर x² + 2 रखा, तो x² बराबर हो जाएगा y - 2, या x² हो जाएगा धनात्मक। अब y - 2 बड़ा है 0 से, इससे y बड़ा है या बराबर है 2 से, तो हम देख सकते हैं कि परिसर का मान 2 से बड़ा और अनंत तक, ये इसका रेंज हो गया। y = f(x = x), ये तत्समक फलन है। y बराबर x है, तो x बराबर भी y होगा, तो x यदि वास्तविक मान ले सकता है, तो y भी सभी वास्तविक मान लेगा, तो इसका परिसर भी हो जाएगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इस तरह से हमने किसी समुच्चय में फलन को किस तरह से परिभाषित किया जाता है और फलन का रेंज और डोमेन ज्ञात करना देखा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।